दोस्तों प्रणाम बाटे सबके, कैसे हाल चाल बा। दोस्तों कल पटरौना के विधायक और श्रम सेवा योजन विभाग के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए थे। इस दौरान उन्होंने श्रम एवं सेवा योजन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे ढेर सारे स्कीम के बारे में बताया। ऐसे में आपका देसी पत्रकार और कुशीनगर समाचार आपकी बात को सबसे अहम रखता है, इसलिए हमें एहसास हुआ, हमारी पूरी टीम को एहसास हुआ कि जिन स्कीम के बारे में माननीय मंत्री जी ने डिस्कस किया उसके बारे में आपको ठीक से पता ही नहीं होगा, या आप में से बहुत सारे ऐसे लाभान्वित होंगे जो कि उनको लाभ मिलना चाहिए और वो लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिना एडिट किए हुए आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आपको एक एक स्कीम के बारे में अच्छे से पता हो कि किस तरह की स्कीम चलाई जा रही है और उसका धरातल पर क्या ग्राउंड रियलिटी है वो भी आप एहसास करें। दूसरी अहम बात है दोस्तों हमारे लिए, आकाश गुप्ता जो कि पटरौना का एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र महज 20 साल है और प्लास्टिक एनीमिया जैसे बीमारी से ग्रसित है, उसके संबंध में हमने माननीय मंत्री जी से भी सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने कुछ आश्वासन दिए जो कि काफी अहम रहा है। तो पूरा वीडियो आप देखिए। सबसे पहले आकाश के संबंध में जो बातें हुई वो हम आपको दिखाते हैं। स्टेटमेंट में कि श्रमिक के घर अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज लिमिटलेस है। अभी आपको हम बधाई देंगे कि आपने आकाश के लिए 3 लाख रुपए आवंटित डिस्ट्रीब्यूट कराया था, लेकिन वो नाकाफी हो गया क्योंकि 6 लाख रुपए एस्टिमेटेड था और उसकी नीड थी, और इस समय आकाश दर बदर भटक रहा है। मतलब उसको हेल्प के लिए एक दरकार भी वर्तमान समय में 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख तक की जरूरत है। और जब वो ट्रीटमेंट में चला जाए आकाश जो आपने 3 लाख रुपए आपने लिए हैं सर, मुख्यमंत्री राहत ना, वो मुख्यमंत्री कोष का वो अलग। अगर वो श्रमिक नहीं, अगर वो पंजीर मजदूर होता तो उसे पूरा मदद मिल जाता, लेकिन अगर और भी उस पर सर जैसे वो उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके आगे पीछे नहीं है, ट्रीटमेंट में चला जाएगा तो दूसरा एस्टीमेट वो नहीं दे सकता है। इस बात को आपको सोचना भी पड़ेगा सर, क्योंकि 10 लाख रुपए की उसके खर्च है और वो 10 रुपया 5 रुपया किसी के देने से इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए उसमें ऐसा करें ना, उसका जो शेष और अभी नीड है उसका अलग से दे, हम दोबारा करवाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी के इस आश्वासन से एक उम्मीद जगी हुई है कि शायद अब आकाश का जो इलाज है वो संभव हो सकेगा। वहीं अब दूसरी तरफ मूव करते हैं, वहां श्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे जो स्कीम्स हैं उसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। निःशुल्क पंजीयन कार्यक्रम की घोषणा की, पूरे कोरोना के दरमियान निःशुल्क पंजीयन भी चला, और अब श्रमिकों के हितों में हमने ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था कर दी। अब किसी भी श्रमिक को मेरे बाबू, मेरे अधिकारी, मेरे कार्यालय का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी जन सुविधा केंद्र पर बैठ करके वो अपना पंजीयन करा सकता है। और हमारे इस अभियान का नतीजा हुआ कि विगत 8 सालों में, पूर्ववर्ती सरकारों के 8 साल के दौरान में, जहां मात्र 34 लाख पंजीयन था, आज पंजीयन 1 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गया है। 17 18 कल्याणकारी योजनाएं श्रमिकों के लिए चलाई और सभी को हमने सतही अमली जामा देने की भी कोशिश की। उसी का नतीजा रहा कि हमारी सभी योजनाएं पारदर्शी तरीके से श्रमिकों तक पहुंची। और पूर्ववर्ती सरकार के 8 साल में, यानी 2009 से 2017 तक, जहां कुल लाभार्थियों की संख्या मात्र 7 लाख थी, हमने 4.5 साल की इस सरकार में अब मात्र हमारे कार्यकाल का लाभार्थियों की संख्या 70 लाख। कुशीनगर में इसी 29 नवंबर को श्रमिक पुत्री सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कलेक्ट्रेट के सामने बुद्धा पार्क मैदान में संपादित होगा। हमारी कोशिश है कि उसमें 25,000 से ज़्यादा तो श्रमिक परिवार के लोग रहेंगे और लगभग 2,500
श्रमिक पुत्रियों की शादी उस सामूहिक विवाह में संपादित कराई जाएगी। पिछली बार हमने सामूहिक विवाह का कार्यक्रम गोरखपुर में रखा था। इस बार वो सामूहिक विवाह कुशीनगर के बुद्धा पार्क में होगा और एक श्रमिक पुत्री की शादी पर कुल 75,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था हमने बनाई है, जिसमें 65,000 रुपया उस श्रमिक के खाते में RTGS के माध्यम से जाएगा जिसकी पुत्री की शादी होनी है, और वो श्रमिक जिसकी पुत्री की शादी होनी है उसके डिस्पोजल पर होगा। वो पूरा का पैसा अपनी बेटी को दे सकता है कि जाओ बेटी, शादी के बाद तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हो। नकद भी दे सकता है या उसका सामान खरीद करके उपहार के रूप में भी उसे भेंट कर सकता है। 10,000 रुपया हमने अतिरिक्त व्यवस्था कर रखी है, जिसमें चूँकि श्रमिक की बेटियां हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े रहने वाले समाज की बेटी है, तो इसलिए 10,000 रुपया हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है, जिसमें 5,000 रुपया कन्या जो दुल्हन बन के आती है उसके 5,000 रुपया उसके परिधान के लिए, और जो दूल्हा बन के आता है लड़का उसके 5,000 रुपया उसके परिधान के लिए, यानी वर वधू के रूप में अच्छे कपड़ों में आवें, इसके 10,000 रुपये की व्यवस्था हमने अलग से कर रखी है। तो लगभग 2,500 जोड़े शादियाँ इसी 29 नवंबर को आपके कुशीनगर में होने जा रही है। यद्यपि उसके पहले मैं अयोध्या में इसी 26 नवंबर को 4,000 जोड़े शादी कराने का लक्ष्य लेकर के हमारी तैयारी चल रही है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपना समय भी दे दिया है। अभी कुशीनगर के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता नहीं की है, संभवतः कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भी कार्यक्रम में आएँ। ये हमारी मात्र एक योजना है। हम श्रमिक पुत्री विवाह योजना में 2 पहलू के रूप में उनको आर्थिक सहायता देते हैं। अगर कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी घर पे करता है तो उसमें भी हम 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं, और सामूहिक विवाह में करता है तो 65,000 रुपया खाते में, 10,000 रुपया दुल्हन दूल्हे के ड्रेस के लिए देते हैं, यानी 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। शादी का पूरा खर्च श्रम विभाग उठाता है, और एक जोड़े के पीछे 10 परिवारीजन को भी हम उस कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देते हैं, यानी 5 लोग लड़की के परिवार के, 5 लोग लड़के के परिवार के, एक जोड़े के पीछे 10 लोग, यानी अगर 2,500 शादी है तो 2,500 गुणे 10 यानी 25,000 उनके परिवार के लोग रहेंगे, और 5,000 ये अतिरिक्त जो वर वधू दोनों मिला करके 5,000 हो जाएंगे। 2,500 जोड़े मतलब वर वधू दोनों मिला के 5,000, तो लगभग 30,000। इन सभी को हम भोजन भी देते हैं। जो शादी समारोह में जिस प्रकार से अपनी लड़की के लिए लोगों को अच्छा खाना देने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार से इस शादी समारोह में भी हम वर वधू के साथ उनके परिवारजनों को भी सबको भोजन भी देते हैं। और अगर श्रमिक अपनी बेटी शादी घर पे करता है तो उसके लिए भी हम 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता उसके खाते में भेजते हैं। ये एक योजना है। इसी प्रकार से यदि कोई महिला स्वयं श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, उसको बच्चा होता है, तो मातृत्व लाभ योजना के रूप में हम उसको 3 महीने के न्यूनतम मजदूरी के बराबर की धनराशि के साथ साथ 1,000 रुपया अतिरिक्त आर्थिक सहायता, जो लगभग उसको 24-25,000 रुपये पड़ता है, उसको आर्थिक सहायता देते हैं। यदि किसी श्रमिक के घर में बेटी पैदा होती है तो उसके पोषण के लिए भी हम 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं, और यदि बेटा पैदा होता है तो उसके पोषण के लिए हम 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं। किसी श्रमिक के घर में पहली बेटी पैदा होती है तो इस व्यवस्था के अतिरिक्त हम 25,000 रुपये की सावधि जमा करते हैं, जो 18 साल उम्र पूरा होने पर 1 लाख रुपया उसे नकद मिलता है। पहली बेटी यदि दिव्यांग पैदा हो जाती है तो हम उसे 50,000 रुपये की सावधि जमा करते हैं, जो 18 साल उम्र पूरा होने पर उसे 2 लाख रुपया मिलता है। इसके अतिरिक्त हम श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। यद्यपि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में हमारी सरकार निःशुल्क किताब कॉपी व्यवस्था, ड्रेस, स्वेटर, जूता मोजा देती है। इसके अतिरिक्त यदि वो श्रमिक की बेटी बेटा है तो हर स्तर पर हम उसको अलग अलग आर्थिक सहायता देते हैं। प्राइमरी में 150 रुपया महीना, जूनियर हाई स्कूल में 200 रुपया महीना, हाई स्कूल में 250 रुपया महीना, इंटर में 300 रुपया महीना, ग्रेजुएशन में 500 रुपया महीना, पोस्ट ग्रेजुएशन में 1,000 रुपया महीना, ITI पॉलिटेक्निक में 3,000 रुपया महीना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपया महीना, मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया महीना। इसके अबव हायर एजुकेशन यानी PhD, DD, DPhil या MS, MD आदि की पढ़ाई के लिए हम उसे
12,000 रुपये की आर्थिक महीना अतिरिक्त में देते हैं। प्रतिभा हेतु धनराशि अलग से मुहैया कराई जाती है। और हमने ये भी व्यवस्था कर रखी, यदि किसी भी श्रमिक की बेटी बेटा इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है तो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित फीस है वो पूरी की पूरी फीस श्रमिक की बेटी हो या बेटा इंजीनियरिंग या मेडिकल में दाखिला लेता है तो हमारा विभाग उसे जमा करता है। इसके साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया, अटल आवासीय विद्यालय बनाने का। हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय, उस अटल आवासीय विद्यालय में एक विद्यालय में 1,000 बच्चों की पढ़ने की क्षमता, यानी 18 अटल आवासीय विद्यालय तो 18,000 बच्चों को एक साथ पढ़ने की क्षमता अटल आवासीय विद्यालय में होगी, जिसमें एक विद्यालय का निर्माण 12 एकड़ से लेकर 15 एकड़ के बीच में हो रहा है। सभी विद्यालय लगभग निर्माणाधीन है। इसमें हमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट से विद्यालय निर्माण के लिए भवन दिया। क्योंकि निर्माण के लिए हम श्रमिकों के वेलफेयर के पैसे को नहीं खर्च कर सकते थे, हमने अनुरोध किया, हमारे अनुरोध को उन्होंने मान करके ये बड़ा अमाउंट दिया। एक विद्यालय का निर्माण लगभग 67 करोड़ से लेकर 70 करोड़ के बीच में हो रहा है। लोक निर्माण विभाग इसकी कार्यदायी संस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका समय समय पर पर्यवेक्षण करते हैं और सभी विद्यालय लगभग निर्माणाधीन है। कुछ तो बनने की स्थिति में आप पूरा होने की तैयारी में आ गए हैं और कुछ अभी अर्धनिर्मित हैं लेकिन बन रहे हैं। मकसद है कि श्रमिकों के बच्चों को एक जगह स्थिर होकर के उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि श्रमिक अपने काम के चक्कर में रोज़ जगह बदलता है। आज कुशीनगर, कल गोरखपुर, काम के चक्कर में कभी लखनऊ, कभी नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सूरत, महाराष्ट्र कहीं चला जाता है। तो उसके साथ साथ बच्चों की भी जीवन खाना बदोश हो जाता है। इसलिए उसके माता पिता मजदूरी करने कहीं जाएं, देश के किसी कोने में जाएं, लेकिन उनके बच्चे अटल आवासीय विद्यालय में रहकर के अच्छी पढ़ाई कर सकें और उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, किताब कापी बस्ता, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क हॉस्टल, निःशुल्क खान भोजन चाय पानी नाश्ता, निःशुल्क खेलकूद की सुविधा, यानी उसी प्रांगण में मिनी स्टेडियम भी होगी। यानी सब कुछ नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर उनको सभी सुविधाएं हमारा श्रम विभाग देगा। विद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से और विद्यालय संचालन और शेष सभी प्रकार के खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, टीचर्स का वेतन, खान पान, हॉस्टल और सभी प्रकार की सुविधाएं हमारा श्रम विभाग उसे बेयर करेगा। ये श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगर सरकार से बजट का प्रावधान नहीं करते तो शायद ये संभव नहीं हो सकता था, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ने वाले बच्चों को नई साइकिल भी देते हैं, बशर्ते वो 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ रहा हो या इन कक्षाओं को पास कर रहा हो। साइकिल एक बार मिलती है और मकसद यही है कि श्रमिक के बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए इस साइकिल के माध्यम से अच्छी स्कूलिंग कर सकें, समय पर स्कूल जाएं, समय पर पढ़ाई करें। इस मकसद से इस योजना को भी हम चलाते हैं। इसके साथ ही साथ हमने श्रमिकों के गंभीर बीमारी में भी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था कर रखी है। कैंसर, न्यूरोसर्जरी, हार्ट, लीवर, किडनी का ऑपरेशन या ट्रांसप्लांटेशन जैसी गंभीर बीमारियों पर जो भी खर्च आता है उस लिमिटलेस है। 1-2 लाख से लेकर 10-20-25 लाख जो भी आता है, चूँकि हम जानते हैं श्रमिक रोज से माता रोज खाता है, इलाज नहीं करा सकता है, इसलिए इसी गंभीर बीमारियों पर उसके ऊपर जितना भी खर्च होता है वो पूरा का पूरा पैसा हमारा श्रम विभाग उसे देता है। इसके अतिरिक्त कोई श्रमिक काम कर रहा है, दुर्घटना हुई या पैर फिसल गया, नीचे आ गया, मौत हो गई, परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। पूर्ण अंग भंग होने की हालत में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। आंशिक अंग भंग होने की हालत में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। स्वाभाविक मौत में भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अमृत्यु स्वाभाविक हो या दुर्घटना में हो 25,000 रुपया अंत्येष्टि के लिए भी हम देते हैं। इसके साथ ही साथ एक महत्वाकांक्षी योजना हमने और चला रखी है, क्योंकि श्रमिक रोज काम करने के चक्कर में जगह बदलता रहता है। तमाम ऐसे श्रमिक हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, लेकिन बीपीएल सूची में नाम न होने के नाते किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधा से वंचित हो जाते हैं। तो हमने एक व्यवस्था और कर रखी है श्रमिकों के लिए जो पंजीकृत मजदूर हैं, उनके पास एक भी पक्का कमरा नहीं है, लेकिन अपना
घर है, कच्चा है, टीन सेट का, प्लास्टिक तान के रहते हैं, छप्पर में या झोपड़ी में रहते हैं, तो उनको हम प्रधानमंत्री आवास के बराबर की धनराशि भी देते हैं घर बनाने के लिए, और शौचालय के लिए जो 12,000 रुपया अनुमन्य है अन्य लोगों के शौचालय के लिए वो भी धनराशि उसके साथ देते हैं। इस प्रकार से लगभग 17-18 कल्याणकारी योजनाएं चला करके श्रम विभाग जो समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए बनाया गया था। मेरी कोशिश रही है कि मैं न भूतो न भविष्य श्रम विभाग में जो काम अभी तक कभी नहीं हुआ था हमने 4.5 साल में करके उसको ऊंचाई। वहीं सेवा योजना द्वारा भी कुछ स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। सेवा योजना द्वारा क्या स्कीम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। सेवा योजना विभाग में विगत यानी पूर्व की सरकार अपने 5 साल में मात्र 1,83,000 नौजवानों को निजी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम किया था। क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन है, यानी विभिन्न प्रकार के सेवा मंडल हैं, सहकारिता का सेवा मंडल है, यानी हर विभागीय सरकारी भर्तियों के लिए कोई न कोई आयोग है या बोर्ड है या कमीशन है। लेकिन अब सेवा योजना के पास केवल निजी क्षेत्रों में रोजगार देने का अवसर है। हमने व्यापक रूपरेखा तैयार की रोजगार मेले का। प्रदेश के सभी जिलों में समय समय पर हर जिलेवार बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जाता रहता है। अब तक 4.5 साल की सरकार में जहां पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र 1,83,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया था, वहीं पर 4.5 साल में हमने ये आंकड़ा 5 लाख के ऊपर तक पहुंचा दिया है। और साथ ही साथ वो अभियान अभी भी निरंतर चल रहा है। दोस्तों, कुशीनगर समाचार हमेशा आप जनता की बात करता है, आप जनता की बात को सबसे अहम रखता है, इसलिए हम अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। ऐसे में आपका सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है। जाते जाते अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और कुशीनगर समाचार अपने देसी पत्रकार को यूं ही अपना ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद।